Hi students, good morning. We are starting with video number 09. As you know, this is chapter 1, Electrostatics part 1. Today we are going to solve these questions like 1.29, 30, 31, 32 and 33 from your NCRT. So let us begin with the first question. So we start with question number 1.29. In this question, he says कि show that the electrical field due to the hole is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Dear students, इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 फैक्ट्स का जानना ज़रूरी है. पहला फैक्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है इनसाइड ए कंडक्टर वो ज़ीरो होती है, और सेकंड फैक्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है. ये दोनों चीज़ें हमने स्टूडेंट्स थियोरी क्लासेस में की हुई हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट. अब लेट अस से कि E1 का मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर विदाउट द होल. ये होल है तो E1 का मीनिंग है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर विदाउट द होल, एंड EH का मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द होल. सो वी आर गोइंग टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल at both the points A as well as B. We say at the point A जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है EA वो ज़ीरो है. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड दो वजह से होगी. एक, ड्यू टू द कंडक्टर विदाउट द होल प्लस द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द होल. सो वी राइट दैट इट इज़ वेक्टर एक्टिंग अप माइनस वेक्टर एक्टिंग डाउन, एंड देयरफॉर we come to the conclusion कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ड्यू टू द कंडक्टर विदाउट द होल इज रियली इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द होल. तभी यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो पाएगी. अब यही कॉन्सेप्ट आप पॉइंट बी पे लगाएं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एट बी विल बी E1 द इलेक्ट्रिकल फील्ड विदाउट द होल प्लस द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द होल. लेकिन E1 की वैल्यू इज इक्वल टू EH, सो वो बन गया 2 टाइम्स ऑफ E सफिक्स H, एंड EB होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर. उसका फॉर्मूला यू नो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो EH की वैल्यू इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इस क्वेश्चन में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इसको सॉल्व किया है. सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1.30. इसमें एक लाइन ऑफ चार्जेस है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एंड द क्वेश्चन आस्क्ड इज कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड at the point P which is y units away from the line of charges. He is asking us to show that जो electrical field है due to a line of charge is lambda divided by 2 pi epsilon naught into y. अब स्टूडेंट्स आपने पहले थियोरी क्लासेस में देख लिया था कि अगर एक लाइन ऑफ चार्जेस हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हो तो हम गॉसेस थ्योरम लगा के विदाउट डूइंग मच ऑफ मैथमेटिक्स बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डू नॉट यूज गॉसेस थ्योरम एट ऑल. सो हमें मैथमेटिकल तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है ताकि हम ये अप्रिशिएट कर पाएँ कि गॉसेस थ्योरम का कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है. तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लार्जली मैथमेटिकल है.
तो दो बातें तो आप समझ लें कि याद कर लें रादर, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये दो बातें शायद आपको पहले से भी पता थी, नहीं भी पता हो तो अब आप उसको याद कर लीजिए। नाउ लेट अस डिसाइड कि स्ट्रैटेजी क्या होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की एट द पॉइंट पी। हम क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं सिमेट्रिकली, मतलब इस पॉइंट के x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया, उतनी ही डिस्टेंस पे एक और छोटा सा एलिमेंट लिया। लेट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट बी कॉल्ड dx each। तो वी हैव लर्नड कि एक छोटे से एलिमेंट में एक छोटा सा चार्ज होगा dq एंड दैट विल बी lambda into dx। सिमिलरली lambda into dx। आप देखें इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं तो आई विल हैव टू कॉल दिस एंगल एज थीटा। ये ज्योमेट्री की बात है। अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेना है इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यूं आता है इसमें जो कंपोनेंट एंगल को टच करता है वो कॉस कंपोनेंट कहलाता है। तो ये हो गया डी ई कॉस थीटा। अगर ये डी ई कॉस थीटा है तो फिर ये डी ई साइन थीटा होगा। इसी तरीके से ये जो एलिमेंट डी, ये जो वेक्टर डी ई है, इसका एक कंपोनेंट ये एंगल को टच कर रहा है, ये डी ई कॉस थीटा हो गया, ये हो गया डी ई साइन थीटा। नाउ वी पुट सिंबल्स ऑन दीज वेक्टर्स। इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि ये जो वेक्टर्स हैं अब इनको दोबारा से मत कंसीडर करना, क्योंकि इनके कंपोनेंट इनको रिजॉल्व कर चुके हैं हम, तो वी ऑलरेडी कंसीडर देयर कंपोनेंट्स। अब एट द पॉइंट पी हम नोटिस करते हैं कि जो ये कंपोनेंट है डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा, दे गेट कैंसिल्ड। वी ऑल्सो नोटिस कि इस डायरेक्शन में जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो 2 टाइम्स ऑफ डी ई कॉस थीटा है। लेट मी रिपीट इट अगेन। जब हम दो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं अबाउट दिस पॉइंट, तो जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो 2 टाइम्स ऑफ डी ई कॉस थीटा है। मे आई आस्क यू कि इसके अंदर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है? एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ होगा डी ई कॉस थीटा। अब देखिए, अगर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन डी ई कॉस थीटा है तो कंप्लीट की वजह से निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, जहाँ तक फिजिक्स की बात है वो तो सिर्फ यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद तो जो कुछ हम करने वाले हैं वो लार्जली मैथमेटिक्स होगा। डीई का क्या मतलब है? छोटी सी इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट पी। कहाँ पे? एट द पॉइंट पी। किसकी वजह से? ड्यू टू ए स्मॉल चार्ज कॉल्ड डी क्यू। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का? के क्यू, कौन सा क्यू? डी क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आप देखें, कॉस थीटा विल बी बेस, ये वाला बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इसके बाद मैंने ये यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू लिख दी है, यहाँ से देख के लैम्डा इंटू डी एक्स।
और के बाहर रख दिया। इसी एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे हम दोबारा से देख रहे हैं। मतलब के टाइम्स ऑफ इंटीग्रल लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक तरीके से दो वेरिएबल्स हो गए, एक dx है, एक x है और एक थीटा है। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि हम दो वेरिएबल वाले इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन करके इन दो वेरिएबल्स को रिड्यूस करना है इनटू वन सिंगल वेरिएबल। तो हम इस फिगर में tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं। देखें, tan थीटा इसमें होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस x अपॉन y। तो यहाँ से x की वैल्यू विल बी y tan थीटा और dx हो जाएगा y इंटू डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब स्टूडेंट नहीं आता, कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हैं दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज tan स्क्वायर थीटा एंड देन इट विल बी d थीटा। तो यहाँ पे अब हम लैम्डा के वैसे ही लिखा था पहले, फिर लैम्डा है, dx की जगह क्या लिखा, y सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ किया है। हमने y से मल्टीप्लाई और y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड कर दिया ताकि एक टर्म आ जाए कॉल्ड y अपॉन आर। y क्योंकि y अपॉन आर क्या है, cos थीटा। तो वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो यहाँ पे देखें के y लैम्डा ये सब बाहर आ गए और ये हो गया y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड देन व्हाट, cos थीटा। ये जो था y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो लिमिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए। आप देखें यहाँ पे हमने ये कहा था कि एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन डी ई कॉस थीटा था, तो पूरे की वजह से हमको निकालना था, हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब आई आस्क कि ये जो एंगल थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक चेंज होना चाहिए। यू विल से देखिए, अगर आपने राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ चार्जेस को कंसीडर करना है तो आप थीटा की वैल्यू चेंज करें 0 से लेके प्लस π/2 तक, और अगर लेफ्ट हैंड साइड के लाइन ऑफ चार्जेस को कंसीडर करना हो तो आप लें 0 से लेके -π/2। बट ऐसे मुझे तो पूरी लाइन ऑफ चार्ज को कंसीडर करना है, तो यू से कि फिर तो एंगल को चेंज होना होगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके टू +π/2। सो दैट्स वाई द लिमिट्स आर फ्रॉम -π/2 टू +π/2। सो आई मेड दिस क्लियर टू यू। और यहाँ सिर्फ बच गया इंटीग्रल ऑफ cos थीटा, जिसका मैंने आपको बताया था आंसर होता sin थीटा। तो ये sin थीटा हो गया एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -π/2 टू +π/2। तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और साइन ऑफ माइनस थीटा वो माइनस हो जाता है, तो ये -1 हो गया और ये 2 आ गया। अब हमने k की वैल्यू लिख दी 1/4πε0 and lambda upon y into 2. So lambda divided by 2πε0 into y. तो ये जो एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा मैथमेटिकल है और इसको आप एक बार फिर से देखें और इसमें ये नोट करने की कोशिश करें कि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ली वो डी ई कॉस थीटा क्यों ली, एंड देन
how to convert those two variables into one single variable by substitution method. So that's how we do this question. In question number 1.31, हमने largely law of conservation of charge लगाना है. Interesting question है, एक बार देखें. The question says कि प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कॉल्ड क्वार्क्स. 3 काइंड ऑफ क्वार्क्स ईच, मतलब प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क्स हैं और न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स हैं. ही फर्दर इन्फॉर्म्स अस इस क्वेश्चन में कि जो अप क्वार्क होता है उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं और उस अप क्वार्क पे चार्ज है +2/3 टाइम्स ऑफ E. एंड ही सेज कि जो डाउन क्वार्क है उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पे चार्ज होता है -1/3 टाइम्स ऑफ E. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताओ कि अगर प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में दोनों में 3 क्वार्क्स हैं तो कितने अप क्वार्क्स हैं और कितने डाउन क्वार्क्स हैं हर एक में. तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स. जो प्रोटॉन होता है उसको 1h1 लिखते हैं. ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे. इससे ये पता चलता है कि जो चार्ज है ऑन 1h1 वो +1e है. बस इससे ये पता चला. अब हम कहते हैं लेट x बी द नंबर ऑफ अप क्वार्क्स इन इट. तो डाउन क्वार्क्स कितने होंगे? 3 - x. तो जो टोटल चार्ज है प्रोटॉन पे दैट शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ ऑल द अप क्वार्क्स प्लस द चार्ज ऑफ ऑल द डाउन क्वार्क्स. प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +1e. और अप क्वार्क पे चार्ज कितना है? यू विल से अप क्वार्क्स हैं कितने? x. एक पे कितना चार्ज है? +2/3 टाइम्स ऑफ e. प्लस कितने डाउन क्वार्क्स हुए? 3 - x. एक डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना है? -1/3 टाइम्स ऑफ e. तो स्टूडेंट्स हमने ये e कैंसिल कर लिया पहले और फिर 3 देख रहे हैं कि वो कॉमन लेके और इसको इधर ले आइए तो 3 विल बी दिस. x की वैल्यू 2 आ जाएगी. इसका मतलब एक प्रोटॉन के अंदर देयर आर 2 अप क्वार्क्स एंड देयर इज 1 डाउन क्वार्क. यही प्रिंसिपल स्टूडेंट्स हमने लगाया है न्यूट्रॉन के केस में. न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0 and 1. इसका मतलब द चार्ज इज 0 ऑन इट. अगेन हम कहते हैं लेट x बी द नंबर ऑफ अप क्वार्क्स इन इट. तो कितने डाउन क्वार्क्स मिलेंगे? 3 - x विल बी द डाउन क्वार्क. अब हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन पे जितना चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑन ऑल द अप क्वार्क्स प्लस द चार्ज ऑन ऑल द डाउन क्वार्क्स. तो 0 इज इक्वल टू एक अप क्वार्क पे चार्ज कितना था? +2/3 टाइम्स ऑफ e. और अगर x हैं तो इंटू x हो जाएगा. कितने डाउन क्वार्क्स हैं? 3 - x. एक पे चार्ज कितना है? 1/3 टाइम्स ऑफ e. तो ये देखें e कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ एंड वी गेट 0 इज दिस. तो x की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 1. इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि न्यूट्रॉन के अंदर एक अप क्वार्क है एंड देयर आर 2 डाउन क्वार्क्स. In this question 1.32, he is asking, is the test charge in stable equilibrium? Situation ये है कि there are 2 fixed charges 1 and 2. हमने एक टेस्ट चार्ज रखा
एट द सेंटर। तो इस टेस्ट चार्ज पे 1 की वजह से फोर्स लगा इधर को, 2 की वजह से फोर्स लगा इधर को, एंड यू से कि जब हम इसको सेंटर में रखते हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0। नाउ यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। अगर मैं इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो देखते हैं क्या होता है। चार्ज नंबर 1 की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये चार्ज क्योंकि बहुत पास आ गया है तो ये रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो F2 डैश है, फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू 2, वो क्योंकि दूर चला गया है वो कम होगा। इससे ये पता चला कि इस टेस्ट चार्ज पे एक नेट फोर्स है acting to the right which is trying to bring the charge back to the null point position। null point क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को along this line मूव करने की कोशिश करते हैं तो we find that इस टेस्ट चार्ज पे एक restoring force लग रहा है which is trying to bring the test charge back to the null point position। लेकिन अब हम देखें कि अगर हम टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवाएं तो क्या होगा? 1 की वजह से इधर को फोर्स लगेगा, 2 की वजह से उधर को लगेगा। तो क्या कोई रेस्टोरिंग फोर्स है which is trying to bring the test charge back to the mean position? No, क्योंकि ये फोर्सेस अवे लग रहे हैं, दे कैन नॉट ब्रिंग द चार्ज बैक। इसलिए हम कहते हैं that the test charge is not in stable equilibrium because the net force in all the directions is not 0। हर एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दैट इट इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। We now begin with question number 1.33। एक बार सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं आपको। The question says कि हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, each of length L। एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज दिया है, तो क्लियरली इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लिया ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है E। एक इलेक्ट्रॉन is moving horizontally with a speed called v suffix x। Let the mass of the electron be m and the charge on the electron be E। The question asked is कि ये जो इलेक्ट्रॉन है as it goes further and further it is going to describe a paraboloid path and he is asking कि ये जो vertical displacement होगी ये कितनी होगी। That is the question। तो we ask ourselves कि इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा एक नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E इंटू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। फोर्स को लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गई स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m। अब ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी किया हुआ पहले कि क्योंकि अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि वी कैन यूज S इज इक्वल टू ut इक्वेशन। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? L। किस स्पीड से किया है? v सफिक्स x। मान लिया उसको टाइम लगा t, तो t की वैल्यू आ गई L डिवाइडेड बाई v सफिक्स x। अब हम बात करते हैं
डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। यू विल से उसमें भी यही लगा दो S इज इक्वल टू यू टी, नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है, इसलिए वी मेक यूज ऑफ द फार्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस ऊपर को वो जीरो, तो वो टर्म तो खत्म हो गई, 1/2 A इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दी, टाइम की वैल्यू लिख दी। ये इक्वेशन हमको बताती है कि जो पाथ डिस्क्राइब्ड है वो एक पैराबोला है। ये हमको याद रखना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव करेगा तो इट इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब ए पैराबोलाइड पाथ, एंड जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी y given by this formula. So that was all about this chapter number 1. We have solved all questions which were given in NCERT. Thank you very much for watching.